दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी द्वितीय स्नातक स्तर प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जीएस का जो प्रश्न है ना, ये 23 नंबर से शुरू है। तो चलिए 23 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर का जो प्रश्न है वह कहता है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है। तो दोस्तों यह जो है वह आंधी झंझावट की संभावना का सूचक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिरता है तो इससे तेज आंधी या झंझावट की संभावना शुरू हो जाती है। और ये भी हम लोग जानते हैं जब ये बैरोमीटर का पारा जब धीरे धीरे नीचे आता है तो ये साफ मौसम का सूचक होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर। आगे चलिए 24 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। तो दोस्तों जो काजीरंगा है ना, ये भारत का राष्ट्रीय पार्क है और यह जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है, इसलिए यह क्या है, सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने भारत में 18 संरक्षित जीवमंडल की स्थापना की है और ये उन्हीं 18 में से मन्नार खाड़ी, नीलगिरी और सुंदरवन है। इसलिए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? काजीरंगा, क्योंकि यह क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। 25 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारक है। तो यह जो है वायरस वायरस जो है पोलियो का कारक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ज्वालामुखी, रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। दोस्तों ये प्रशांत महासागर, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो रिंग ऑफ फायर है ना, प्रशांत महासागर की द्रोणी में स्थित वह क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी के विस्फोट होते हैं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। 27 नंबर, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो एलिसा जांच जो है दोस्तों एड्स की पहचान करती है, एकदम रट लीजिएगा। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों जो अंगोरा ऊन होता है ना, यह अत्यधिक मुलायम भुनने वाला रेशा है, एक रेशा है। अंगोरा जो ऊन जो है अत्यधिक मुलायम भुनने वाला रेशा है, जो अंगोरा खरगोश के बालों से मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, पहला नंबर खरगोश। 29 नंबर देखिए प्रश्नों को, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो दोस्तों गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, आगे 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों भारत में जो जंगली गधे हैं ये कच्छ के रण में व्यापक रूप में पाए जाते हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। इस प्रश्न का उत्तर जो है दोस्तों आप कमेंट में दे दीजिएगा। आगे चलिए 32 नंबर, एक लोहे के गेंद जो है या मरकरी या पारद में से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं जो पारे का जो घनत्व है ना वह 13.5 केजी मीटर क्यूब होता है, लेकिन इस्पात का घनत्व कितना होता है? 7.75 होता है मीटर क्यूब में, केजी मीटर क्यूब होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या इस्पात का घनत्व कम है, पारा का घनत्व ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर तैरने लगेगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह पारे या पारद की सतह पर क्या होगा, तैरने लगेगी। चलिए आगे चलिए 33 नंबर, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि को क्या कहते हैं। यह श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है, क्योंकि इसी ध्वनि को क्या कर सकता है, मानव सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को क्या कहते हैं, इंट्रासोनिक कहते हैं, और जो इससे ऊपर होता है 20,000 हर्ट्ज से उसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं। दोनों मानव नहीं सुन सकता है, लेकिन 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को मानव सुन सकता है और इसे ही श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि कहते हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न को देखिए, 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में किया जाता है। दोस्तों इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा एनपीके। एन से मतलब नाइट्रोजन और पी से पोटेशियम और के से फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। 35 नंबर देखिए, सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। ये महाराष्ट्र है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन करता है, लगभग 30% का इसका योगदान है। 36 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप व्यापक ग्राह्यता रखता है। तो दोस्तों ये है AB। AB क्या करता है, सबसे ले सकता है, याद रखिएगा, और O सबको दे सकता है। तो सर्वव्यापक यहाँ ग्रहण करने वाला ग्राह्यता पूछ रहा है, तो ये AB हो जाएगा, 3 नंबर। 37 नंबर देखिए, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। तो दोस्तों ये है स्ट्रेटोस्फीयर, क्योंकि ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल और स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, तो क्या हो जाएगा, पहला स्ट्रेटोस्फीयर। 38 नंबर देखिए, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निर्मित है। तो दोस्तों कैल्शियम की आवश्यकता जो है यह मांसपेशियों के कार्य करने में, खून के जमने में, हड्डियों के विकास में सब में जरूरत होता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, उपरोक्त सभी। आगे चलिए, आगे देखिए 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जल में घुलनशील जो होता है वह विटामिन बी और विटामिन सी दोनों होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विटामिन सी।
और बाकी विटामिन क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, बी और सी जल में घुलनशील। 40 नंबर, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठक के बीच अधिकतम कितना अवधि निर्धारित है। दोस्तों याद रखिएगा, बिहार पंचायती राज अधिनियम जो 2006 है ना, के अनुसार समय समय पर ग्राम सभा की बैठकों का आयोजित करना एकदम अनिवार्य है। और 2 बैठकों के बीच में जो है वह 3 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यह मुखिया की जिम्मेवारी है कि वह नियमित अंतराल पर ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन करे। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तीसरा नंबर, 3 महीने। कॉलम इसको मिलाते हैं। तो जो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, यह नदी जो है महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है। तो ये तो कृष्णा 1 का डी हो गया। 1 का डी देखिए, 1 का डी, 1 का डी कहाँ है, 1 का डी तो कहीं नहीं है भाई साहब, जबकि कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। तो यहाँ पहले ही हम लोग क्या करेंगे, छांट देंगे। 1 का डी यहाँ पे तो है, देखिए पहला नंबर ऑप्शन में बता रहा है 1 का डी। आगे चलिए, गोदावरी नगरी कहाँ से निकलती है। तो जो गोदावरी नगरी है यह महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है, ठीक है। तो यह जो है नासिक हो जाएगा। गोदावरी का 2 का सी, 2 का सी भी देखिए फर्स्ट ऑप्शन में बता रहा है। आगे चलिए, ब्रह्मपुत्र का देखिए, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र जो है यह जो है आपको तिब्बत के बुरांग काउंटी में स्थित आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र का सांगपो दिया हुआ है, इसका तो बी तो होगा नहीं। और तो क्या हो जाएगा इसका, और नर्मदा का क्या हो जाएगा, नर्मदा, एक सेकेंड कहाँ चला गया, हाँ नर्मदा तो निकलती है। ये नर्मदा तो निकलती है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक से निकलती है। तो नर्मदा का तो ए का 4 का तो ए हो जाएगा, तो 4 का ए, लेकिन बी का 2। ब्रह्मपुत्र का सांगपो, ब्रह्मपुत्र का दोस्तों सांगपो नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है ना, यह जो है यह नदी तिब्बत के बुरांग काउंटी में स्थित आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यह सांगपो नहीं होगा ब्रह्मपुत्र का। 3 का सही है, कृष्णा गोदावरी नर्मदा का सही है, लेकिन दोस्तों ब्रह्मपुत्र का गलत है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ना, चौथा होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ये उत्तर बिल्कुल सही है, आप कहीं से भी देख सकते हैं, आप मिला लीजिएगा। आगे चलिए, 42 नंबर देखिए, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो ये दोस्तों ये लैक्टिक एसिड से होता है। हम सब लोग जानते हैं दही का जो खट्टापन का कारक कौन है, लैक्टिक एसिड। आगे चलिए, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए करते हैं। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं ध्वनि की तीव्रता के लिए क्या करते हैं, हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं। आगे चलिए, ग्राम पंचायत में चुने हुए सदस्यों उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो दोस्तों हम लोग मालूम है कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया का जो मुखिया, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, बिल्कुल सही बात है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये गलत बात है, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ऑप्शन 1 में ही कहता है उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है, क्योंकि ये जो है सही है। तो इसका सही इसमें क्या कह रहा है, इसमें प्रश्न कह रहा है कि उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, गलत को बताना था। गलत क्या हो जाएगा, 4 नंबर, क्योंकि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया भी मतदाता होता है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे का प्रश्न कहता है 45 नंबर, कहता है कि मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से त्यागपत्र कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2 के अनुसार मुखिया या उप मुखिया अपने हाथों से पत्र लिखकर यदि त्यागपत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंप सकता है। किसको सौंप सकता है, जिला पंचायती राज अधिकारी को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर। 46 नंबर कहता है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होना चाहिए। तो नियमतः क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम जो 2006 के अनुसार लोगों की शिकायतों की सुनवाई के लिए गठित होने वाले न्यायपीठ के निर्माण के लिए एक कोरम का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पंचों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, 7 से कम नहीं होगी। यह पंचायती राज अधिनियम 2006 में कहा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर 7। 47 नंबर देखिए, कहता है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है।
तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 4 नंबर, ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायतों का सदस्य न हो। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायतों का सदस्य नहीं हो। देखिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा एक या उससे अधिक निगरानी समितियों का निर्माण कर सकती है, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों को निगरानी समिति का सदस्य बनाया जाएगा जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों, योजनाओं और गाँव से संबंधित अन्य गतिविधियों की रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत की जाती है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 4 नंबर। आगे चलिए 48 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? दोस्तों ये तो 42वां संविधान संशोधन है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारत सरकार द्वारा 1976 में गठित स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 74 नंबर को देखिए, कहता है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो दोस्तों ये किस संस्था से है? नगर पालिका से। तो हम लोग जानते हैं कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1993 में आया था। इसमें 3 प्रकार के नगर पालिकाओं, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के गठन का प्रावधान किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखा। जो 73वां संविधान संशोधन है वो क्या है? ग्राम पंचायत से। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखिए, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इसे भारतीय संविधान की कुछ सूची में परिवर्तित होगा। दोस्तों ये अनुसूची 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 12 अनुसूची है, और जो अनुसूची 1 जो है यही क्या कहता है कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची जो है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीमाओं से संबंधित है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसका अनुसूची 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 12 अनुसूची को जरूर याद रखिएगा दोस्तों, अनुसूची से काफ़ी प्रश्न आते हैं। देखिए फिर अनुसूची से प्रश्न आया है। 51 नंबर प्रश्न को भी देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंधित है? ये तो 10वां अनुसूची है जो दल बदल से संबंधित है। नहीं, एक सेकेंड कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल के विरोध से संबंध रखता है? तो इसका सही उत्तर हाँ 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जानी जाती है। इसके अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों द्वारा दल बदल या दूसरी राजनीतिक पार्टी में चले जाने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। और आपको मालूम होगा दोस्तों कि 92वां जो संविधान संशोधन है यह जो है 1885 द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा। तो 12 अनुसूची को दोस्तों जरूर याद रखिएगा। आगे चलिए 52 नंबर को देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो इसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों बाद यह विधेयक दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन। दोस्तों होता क्या है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है राज्यों में क्या होता है विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ राज्य की बात की गई है। अगर सबसे पहले ये हम जानते हैं कि धन विधेयक कहाँ लाया जाता है? विधानसभा में, लेकिन विधान परिषद में भी जाता है, लेकिन वो अगर रोक भी लेता है ना 14 दिन तक ही रोक सकता है, इससे ज़्यादा रोक नहीं सकता है। अगर इससे ज़्यादा रोक भी लेता है तो उसे क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14, दूसरा नंबर। आगे चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल की ऊपरी सदन विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों ये उस समय का प्रश्न था 15 में, लेकिन 21 में आपको मालूम है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भी अब क्या हो गया है, यहाँ भी विधान परिषद यहाँ भी हो गया है। अब यहाँ राष्ट्रपति ने यहाँ इसको भी मान्यता दे दिया है विधान परिषद के लिए। तो अब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सभी में दोनों सदन हैं। तो ये उस समय का प्रश्न था। आज के हिसाब से तो इसका चारों उत्तर सही होगा। चलिए बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? तो दोस्तों राज्यसभा की सीटें हमारा 16 है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और लोकसभा की 40 सीटें हैं, और विधानसभा की 243 सीटें हैं, तीनों याद रखिएगा। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है? दोस्तों ये जो आबादी था ना 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो आबादी था वह 10.41 करोड़ है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अभी जो जातीय गणना हुई है, जातिगत गणना बिहार में, उसके हिसाब से कहा गया है कि 13 करोड़ से ज़्यादा बिहार की आबादी हो गई है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हालांकि हमें तो डाटा से मतलब है, 2011 का डाटा हमसे एग्जाम में पूछेगा, तो ये तो आपको 10.41 करोड़ है, यही आपको ध्यान रखना है। 56 नंबर देखिए,
56 नंबर प्रश्न कहता है कि समानता विधान मंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो है 1/3 होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपको हम बता दें दोस्तों कि विधान परिषद यानी राज्य का जो ऊपरी सदन है में विधानसभा के 1/3 सदस्यों से अधिक सदस्य नहीं होना चाहिए। यद्यपि यानी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से भी कम नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए 243 है, जैसे यहाँ पे अपने पास विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना है 75 है और विधानसभा कितना है 243 है, तो 243 का 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। तो उसके आसपास 75 के आसपास होता है। देखिए बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है 75 है। तो यही प्रश्न था। आगे चलिए 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पार्टी है। तो दोस्तों ये उस समय का प्रश्न था। आज हम लोग जानते हैं 6 राष्ट्रीय पार्टी, अभी पूरा चेंजिंग हुआ है और 6 राष्ट्रीय पार्टी हो गया है। तो ये उस समय का प्रश्न था। आगे चलिए कह रहा है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि गणेश वासुदेव मालोंकर जो थे भारतीय संसद के निचली सदन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे चलिए 59 नंबर, ये देखिए 2014 ये करंट का उस समय का प्रश्न था, अभी इसका कोई महत्व नहीं है। आगे चलिए 60 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ल्यूकेमिया, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 13 नंबर ये करंट का प्रश्न है, छोड़ दीजिए। आगे चलिए उस देश को इंगित करिए जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा म्यांमार। दोस्तों म्यांमार जो है इस यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। आगे चलिए साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं साइना नेहवाल जो है यह बैडमिंटन से जुड़ी है। आगे चलिए 64 नंबर, किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। जो किनन स्टेडियम है यह झारखंड के जमशेदपुर में स्थित एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य के कुल कितने जिले हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं। आगे चलिए मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा तय करती है। डुरंड रेखा डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच में सीमा तय करती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का क्या है, यह कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। 67 के बाद 68 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा नहीं है, इस प्रश्न को देखिए आप बिल्कुल 68 नंबर प्रश्न को गौर से देखिए। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो हमको क्या करना है, नहीं वाला खोजना है। तो नहीं वाला यहाँ कौन हो जाएगा गोरा जो है ये इसका लेखक कौन है रविन्द्रनाथ टैगोर। और गोदान गबन और रंगभूमि ये सब मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो है ये 1913 में भारत रत्न, ये करंट वाला प्रश्न उस समय का है, अभी इसका कोई महत्व नहीं है। आगे चलिए भोपाल में जो है ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सा गैस साबित हुआ था। दोस्तों ये मिथाइल आइसोसाइनाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार उस समय प्रश्न पूछा जा रहा था। मिथाइल आइसोसाइनाइड याद रखिएगा। 71 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है कि फिजी की राजधानी कहाँ है। तो फिजी की राजधानी सुवा है, दोस्तों एकदम रट लीजिएगा। आगे चलिए 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ईसा पूर्व 2वीं सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है। दोस्तों मृच्छकटिकम का जो अर्थ होता है ना वो मिट्टी की छोटी गाड़ी होता है, एकदम अच्छे से याद रखिएगा, मिट्टी की छोटी गाड़ी, मृच्छकटिकम मतलब मिट्टी की छोटी गाड़ी। आगे चलिए 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा 4 नंबर जो कह रहा है दक्षिण अफ्रीका, इसका कैपटाउन होगा जोहान्सबर्ग, बिल्कुल नहीं होगा। बाकी केन्या का नैरोबी, मिस्र का काहिरा, सूडान का खार्टूम, बिल्कुल सही है। डी गाइड जो है इसके लेखक कौन है। डी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये जो है दोस्तों याद रखिएगा आर.के. नारायण। कौन है, आर.के. नारायण। आगे चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 75 नंबर, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो दोस्तों जो हीराकुंड है यह उड़ीसा के संबलपुर के निकट महानदी पर बना एक ऐसा बांध है जो एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का बना बांध है, जिसकी लंबाई कितना है 25.8 किलोमीटर।
और भारत की स्वतंत्रता के बाद शुरू किए गए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का यह प्रथम बांध यही था, याद रखिएगा, हीराकुंड बांध। क्या है? हीराकुंड बांध। और क्या हो जाएगा? महानदी। किस नदी पर स्थित है? महानदी पे, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे चलिए, 76 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो याद रखिएगा, धान। धान की जो होती है खेती वह भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है। दिनार किस देश का मुद्रा है? दोस्तों याद रखिएगा, इराक। दिनार किसका मुद्रा है? इराक का। चलिए, गेब्लियन की मृत्यु 17 पर, ये करंट का प्रश्न, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, तो ये भी करंट का, इसका आज के समय में कोई महत्व नहीं आज के एग्जाम से। 80 नंबर प्रश्न को देखिए। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये सुंदर वन। हम सभी लोग जानते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदर वन। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था, ये दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। हुआ क्या था कि कालिदास सम्मान जो है प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय काव्य, नाट्यशाला, रूप कलाओं के लिए प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा, कालिदास सम्मान पुरस्कार। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20, ये भी करंट का उस समय का प्रश्न, छोड़ दीजिए। आगे चलिए, 83 नंबर, पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों हम सब लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पंच जो तंत्र है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, यह पूर्णतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। 84 नंबर प्रश्न को देखिए। 84 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको देख लीजिए। वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? जो वर्मा है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिश पर 1935 में वर्मा जो है भारत से एक अलग देश बन गया था, और 1937 में ब्रिटिश भारत से वैधानिक रूप से अलग होकर एक पृथक प्रांत बन गया था 1937 में। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, अलग कब हुआ था? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए, 85 नंबर, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आर के नारायण, याद रखिएगा। 86 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? दोस्तों नहीं है, गौर कीजिएगा, नहीं है। लेकिन आज के समय, उस समय के समय में ये क्वेश्चन था, लेकिन आज के समय में दोस्तों ये सब की सब महारत्न कंपनी है। और ये भी याद रखिएगा कि भारत में कुल वर्तमान में कितना है, अभी ये 13 महारत्न कंपनी है, एकदम रट लीजिएगा दोस्तों। और 13 कौन कौन महारत्न कंपनी, आप इसको जाइएगा गूगल से सर्च करके रट लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का अनुमानित रक्षा व्यय क्या है? ये उस समय का प्रश्न है, आज के समय में 13% के आसपास रक्षा व्यय है, दोस्तों याद रखिएगा। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो दोस्तों सिक्किम जो है ना, वह 1975 में क्या भारत में क्या हो गया, 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो क्या हो जाएगा, 22वां राज्य कब बना? 1975 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई? काठमांडू में कब की गई? तो इसका दोस्तों देखिए, प्रथम भारत नेपाल शांति एवं मैत्रिक संधि जो है वह 31 जुलाई 1950 को काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा और नेपाल में भारतीय राजदूत चंदेश्वर नारायण सिंह के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ये कहता है कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच जो प्रथम शांति और मित्रता संधि कब हुआ था, कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये 1950 में हुआ था। और इसी के कारण क्या हो रहा है, इसी संधि के कारण दोनों राष्ट्र के बीच के लोग जो है और वस्तुओं के मुक्त आवागमन एवं रक्षा एवं विदेशी कारोबार के बीच सहयोग की बात का प्रावधान था। और जो हम लोग फ्री में जो नेपाल चले जाते हैं बिना किसी वीजा के, इसका जो संधि, यही 1950 संधि का ही प्रभाव है। तो दोस्तों याद रखिएगा। 90 नंबर गणित का है, छोड़ दीजिए। आगे चलिए, 91 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट। लेकिन ये भारतीय अगर महिला पूछता तो हमें सरोजिनी नायडू देना पड़ता, याद रखिएगा। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। और ये आयरलैंड की मूल निवासी थी। श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वह प्रमुख विदेशियों में से एक थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों 1916 में हुआ था, याद रखिएगा।
आगे एक प्रश्न और है दोस्तों, 93 नंबर तक इसमें जीएस का प्रश्न है, इसलिए हमने सारे प्रश्नों को लिया है। 93 नंबर लास्ट प्रश्न को देख लीजिए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वह गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1950 को महाराष्ट्र के पुणे में की थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों आज का ये ख़त्म हुआ, और दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। BSSC की तैयारी हेतु हम अच्छे सबसे पहले तो मैं पूरा 10 सेट लाने जा रहा हूँ, ये चौथा सेट है, 6 सेट और आएगा। उसके बाद हम लोग सभी जैसे साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सबका 50-50 सेट लाने जा रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम में छपने वाला है। मेरा कोई भी सेट, कोई भी सीरीज आपका टाइम बर्बाद नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करूँगा, मैं फालतू बात नहीं करता हूँ। और मेरा बस एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि आपका BSSC में एक सीट पक्का हो जाए, मेरा कुछ भी ऐसा योगदान हो जो आपके काम आ जाए। और मेरा ये भी उद्देश्य है कि आपको हर हाल में GS में 50 में 50 नंबर लाया जाए। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको परीक्षा में सक्सेस होना है तो आपको कम से कम 20 सालों का, प्रीवियस 20 सालों का आपको क्वेश्चन देखना ही होगा। ये अच्छी रणनीति है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।